हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आप में से कई लोग काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि मुझे उस तरह की स्टोरीज लानी चाहिए जो कि सीरीज़ में हो, जो कि मेरे चैनल पे अब तक आ चुकी हैं, जैसे कि अंगूठी, पुश्तैनी कोठी और बिहार की घटना आदि। आज मैं आप सभी के लिए इसी क्रम में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये कहानी भी एकदम रोमांच से भरी हुई काफ़ी सस्पेंस वाली स्टोरी है, जिसका टाइटल है ब्लड मैन, एक रक्त पिशाच। दोस्तों, ये स्टोरी लिखी है मोहम्मद सदीक अंसारी जी ने और मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी स्टोरी को सुनाने का मौका मुझे दिया। इसी के साथ दोस्तों, अब बिना टाइम बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। आज सुबह से मेरे सर में दर्द था, पता नहीं क्यों, पर वो सपना आजकल मुझे रोज़ दिखने लगा है। लगता है जैसे वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है और वहाँ जो कुछ भी होता है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि वो सब सच में हो। बेटा समीर, तुम्हें सपने में और क्या क्या दिखता है? क्या कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ तुम पहले जा चुके हो या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड हो? नहीं अंकल, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें टाइम से खाते रहना। मैं समीर, वैसे क्या आपको सपने आते हैं? ऑब्वियसली आते ही होंगे, मुझे भी आते हैं, पर दिक्कत वाली बात यह है कि मुझे रोज़ एक ही सपना आता है। सपने में मैं अपने आप को एक जंगल के बीच में देखता हूँ और मेरे सामने ही थोड़ी दूर पर एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी। वो मुझे बस एक परछाई की तरह, बस एक ब्लैक शैडो की तरह दिखता है। मैंने कई बार करी है कि मैं उस आदमी का चेहरा देख पाऊँ, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाया। पता नहीं कैसे मैं एक ही जगह पर मानो जम जाता हूँ, जैसे मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। आज मंगलवार है और मेरे घर पर कोई भी नहीं। मेरी मम्मी, डैडी और मेरी छोटी बहन शादी में गए हैं, पर मैं नहीं गया। मैंने मम्मी से बोला कि मुझे कुछ काम है तो आप लोग जाइए, मैं कल तक आ जाऊंगा। दरअसल मेरा प्लान कुछ और था। मैंने अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी में जाने का प्लान बनाया था, पर मुझे सुबह तक ही शादी वाली जगह पर ही पहुंचना था। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं पार्टी में जाऊंगा और फिर उधर से ही डायरेक्ट शादी के लिए निकल जाऊंगा। इसी क्रम में रात हो गई और मैं जा रहा था पार्टी में। मैं जब पार्टी में पहुंचा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बेहद खुश हो गए और हमने मिलकर बहुत ही मस्ती करी। काफ़ी देर बीत गई और इसके बाद जब मैंने देखा कि रात के लगभग 12 बज गए थे और मुझे वहाँ पर जाना भी था। शादी एक गांव में थी और वहाँ जाने में मुझे लगभग 4 घंटे लगने थे। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से विदा ली और अपनी कार से आगे की ओर बढ़ने लगा। इस टाइम पे रात का लगभग 1 बज रहा था और अब मेरी गाड़ी जंगल वाले रास्ते पर थी। पूरा हाईवे एकदम सुनसान था, मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियाँ ही दिख रही होंगी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था और बस मेरी कार की हेडलाइट ही मेरे लिए एकमात्र सहारा थी। मैं आराम से कार ड्राइव कर ही रहा था, एकदम से ही मेरी गाड़ी रुक गई। मैं अब थोड़ा परेशान सा हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके बाद मैं गाड़ी से उतरा। इसके बाद मैंने गाड़ी को आगे से खोल के चेक करा, पर जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से सब कुछ ठीक ही लगा। तभी एकदम से मुझे वहाँ पे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने एक तरफ को देखा तो मुझे पेड़ों के बीच में कहीं एक परछाई सी दिख रही थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पर एकदम से देखा तब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर मैं अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ गया, पर इस बार गाड़ी का माहौल कुछ अलग ही था और मुझे ठंड लग रही थी। बट अजीब बात ये थी कि गाड़ी का एसी बंद था और ये मौसम भी गर्मी का था। अब अच्छी खासी देर बीत गई और मैं गाड़ी में वहीं फ्रस्ट्रेट होकर बैठा रहा, लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा लगा कि एक बार मुझे फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने जब कोशिश करी तो गाड़ी सही में स्टार्ट हो गई। अब मैंने गाड़ी को काफ़ी तेज़ स्पीड में चलाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बस चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कहीं ये गाड़ी फिर से ना रुक जाए। कार में ठंड तो थी ही, लेकिन पता नहीं कैसे अब मुझे एक अजीब सी स्मेल भी आने लगी थी। स्मेल बिल्कुल वैसी जैसे सड़े हुए मांस से आती है। धीरे धीरे ये स्मेल लगातार बढ़ती जा रही थी
और अजीब बात यह थी कि मैंने कुछ ही टाइम पहले अपनी कार वॉश करवाई थी, तो इसीलिए इस तरह की बदबू आने का कोई चांस ही नहीं था। पर बदबू लगातार काफ़ी तेज़ बढ़े जा रही थी। फिर भी मैं अब कैसे करके ड्राइव कर रहा था, लेकिन एकदम से मेरी नज़र गई मिरर पर, और मैंने फिर जो मिरर में देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं डर के मारे एकदम पसीना पसीना होने लगा। मैंने अपने फ्रंट मिरर में देखा कि एक सड़ा हुआ आदमी जिसकी एक आँख गायब थी, उसके शरीर के सारे अंग बिल्कुल सड़े हुए थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो आदमी मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठा हुआ था। जैसे ही मैं देखा उसे, एकदम से मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, और इतना तो कम था ही नहीं कि रोड के बीचों बीच मुझे एकदम से एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने एकदम से उस लड़की को बचाने के चक्कर में गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से दाईं ओर मोड़ दिया और मेरी कार तेज़ी से जाकर एक पेड़ से टकरा गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लगभग 2 घंटे तक मुझे होश नहीं आया, और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली और मैंने उठने के साथ ही अपने आसपास देखा कि वो लड़की कहाँ है, पर मैं उस वक्त ये भी नहीं सोच रहा था कि ऐसे सुनसान हाईवे पर एक अकेली लड़की क्या कर रही थी। लड़की के बारे में मैं सोच ही रहा था कि एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे उस भूत का ख्याल आया जो कि मैंने अपनी गाड़ी की बैक सीट पर देखा था। बट अब मैंने जब पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर इससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी मेरे लिए ये थी कि उस टाइम पर मुझे चोट लग गई थी, मेरे माथे से खून बह रहा था और शायद मेरे एक पैर में भी क्रैक आ गया था। अब इसके बाद मेरे पास बस 2 ही चॉइस थी, पहला कि मैं सुबह होने का वेट करूं, या फिर दूसरा मैं गाड़ी से बाहर निकलूं और किसी तरीके से रोड के साइड तक जाऊं और फिर किसी से लिफ्ट लेने का इंतज़ार करूं। मुझे पर्सनली इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला। मुझसे चलने में नहीं बन पा रहा था, पर मैंने जैसे तैसे गाड़ी का सहारा लेकर अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया, और तभी मुझे कुछ दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखी। धीरे धीरे वो गाड़ी मेरे पास आ रही थी, और तब मैंने जैसे तैसे करके उसे कुछ इशारा किया और उस गाड़ी वाले ने मेरा इशारा फ़ौरन देख लिया और वो गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। फिर उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैं उस कार का गेट खोला और उसके बाद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया, और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अब धीरे धीरे हम दोनों की बातें होना शुरू हो गई। उसने अपना नाम मुझे रमेश बताया और फिर उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे थे भाई और आपका ये हाल कैसे हुआ? मैंने अपने साथ बीती हर एक घटना उसे बता दी, बट मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि उसे किसी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि किस तरीके से मुझे भूत दिखा और वो लड़की दिखी थी। तभी एकदम से रमेश बोल पड़ा, और कुछ ऐसा बोल पड़ा जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। भाई समीर देखो, ये जंगल और ये हाईवे दोनों ही भूतिया हैं। यहाँ हर बार किसी ना किसी को भूत दिख ही जाता है। और जहाँ तक रही उस लड़की की बात, तो उस लड़की का एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था, इसीलिए उस लड़की की आत्मा हर उस इंसान के सामने आ जाती है जिसकी गाड़ी तेज़ स्पीड से चल रही हो। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, पर आपको इस सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? इस सब के बीच मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं उस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठा था। मेरी बात सुनकर रमेश बोलने लगा, और अब पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ कुछ भारी हो गई थी। उसने बोलते हुए अपने सर को एकदम से पूरा मेरी ओर घुमा दिया। वो भूत ऐसा तो नहीं था? उसका चेहरा बिल्कुल उस सड़े हुए लाश वाले आदमी की तरह था, और ऐसा कहकर वो काफ़ी अजीब तरीके से हंसने लगा और मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। मैंने देखा कि मेरे बगल में वही लड़की बैठी हुई थी और उसने अपना मुंह खोला और एक जोर की चीख मारकर वो गायब हो गई। फिर मैंने देखा कि वो भूत मेरे एकदम पास आकर बोल रहा था, अब कहाँ बचकर जाएगा? जितनी बार वो मेरे पास अपना मुंह खोल रहा था, उसके मुंह से खून निकलकर मेरे चेहरे पर गिर रहा था। समीर ने कार को खोलना चाहा, पर कार खुल ही नहीं रही थी। तभी एकदम से वो सड़ा हुआ भूत समीर को हाथ लगाने के लिए जैसे ही अपने हाथों से समीर को छुआ कि वो चीखने लगा। समीर ने देखा उसकी कलाई पर एक ताबीज़ बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो बच पाया था। पर तभी एकदम से गाड़ी का गेट खुला और समीर गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। उसने देखा वो भूत तो नहीं, पर उस लड़की की आत्मा उसे छू सकती थी, और उसने ही उसे उस गाड़ी से बाहर निकाला था।
उसने मदद तो करी थी, पर काफ़ी तेज़ स्पीड से चलती हुई गाड़ी से नीचे गिरने की वजह से समीर को और ज़्यादा चोट लग गई और वो फिर से बेहोश हो गया। इस बार अब उसकी जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। जब उसकी आंख खुली तो सामने ही उसने अपने डैडी को देखा और वो एक आदमी को शुक्रिया कर रहे थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहा था और रात की बात जैसे ही उसे याद आई तभी उसे उस आदमी की शक्ल भी याद आ गई और वो और कोई नहीं बल्कि रमेश था। ये बात जैसे ही उसे याद आई वो काफ़ी ज़ोर से चीख पड़ा और उसकी चीख सुनते ही उसके डैडी और रमेश दौड़ते हुए उसके पास आए और उससे पूछा, क्या क्या हुआ बेटा? पापा, यही है वो आदमी। इतना ही समीर ने बोला होगा और फिर वो फिर से बेहोश हो गया। तब रमेश ने बताया कि कल कार में भी वो कुछ ऐसे ही चीखने लगा था और जब मैं पीछे मुड़कर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ और तुम चीख क्यों रहे हो, तब उसने एकदम से गाड़ी का गेट खोला और वो बाहर कूद पड़ा और फिर बेहोश हो गया। इतने में ही समीर की मम्मी आई और रोते रोते उन्होंने बोला, क्या हुआ मेरे बेटे को, वो ऐसे क्यों चीखा? मुझे भी नहीं पता उसे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, बस उठते के साथ ही चीखने लगा, समीर के पापा ने जवाब दिया। समीर की मम्मी उसके पैरों के पास बैठकर रोने लगी। लगभग एक दिन बाद रात के समय समीर की नींद खुली। उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया और डरावनी बात तो ये थी कि उस वक्त वहाँ पर और कोई भी नहीं था। जिस रूम में समीर को रखा गया था वो भी पूरा खाली था। ऊपर से घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उस माहौल को और भी डरावना कर रही थी। उसे प्यास लगी थी तो उसने अपना हाथ बढ़ाया वाटर बोतल की तरफ, लेकिन उसने पाया कि वाटर बोतल खाली पड़ी थी। अब उसे पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो बेड से उठा तो उसने देखा कि उसकी चोट ठीक तो हो रही है पर उसे अभी भी सही से चलने में परेशानी हो रही है। समीर लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल के गलियारे में चलने लगा। वो गलियारा था भी बहुत लंबा। चलते चलते उसे सामने ही पानी का नल दिखा। अब वो अपने बोतल में पानी भर ही रहा था वहाँ पर जाकर कि भरने के बाद उसे एकदम से ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा उसने पाया कि एक अधेड़ उम्र की औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूर रही थी। वो डर के मारे गिर पड़ा और गिरते ही उसकी बोतल का ढक्कन खुल पड़ा और उसने देखा उसकी बोतल से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गया और उसके कपड़े खून से भीग गए। समीर जैसे तैसे उठा और उसने काफ़ी मुश्किल से दौड़ लगा दी और वो गिरते पड़ते लगातार भाग रहा था। तभी उसकी किसी चीज़ से टक्कर हुई और उसने देखा कि उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, पर ना ही वो इंसान लग रहे थे और ना ही शैतान। पता नहीं कौन थे वो लोग और क्या थे वो लोग। समीर ने बेहोश होने से पहले पूछा, तुम आखिर तुम लोग? इसके इतना बोलते ही वो बेहोश हो गया। अब जब समीर की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और अपने घर के कमरे में है। उसने आसपास देखा तो उसके बगल में उसे एक कार्ड रखा हुआ मिला और वो कार्ड बिल्कुल खाली था। समीर ने उस कार्ड को पीछे पलट कर देखा तब उसने देखा कि उस पर डेविल लिखा था और उसके नीचे एक 13 अंकों का नंबर लिखा था और उसी के नीचे लिखा था कॉल मी। समीर ने इतना अजीब कार्ड पहले कभी नहीं देखा था और उसने सोचा 13 डिजिट का कौन सा नंबर होता है, पर फिर भी उसने अपना फ़ोन लिया और उस नंबर को डायल कर दिया। उसने फ़ोन को अपने कान से लगाया और समीर का दिल लगातार काफ़ी तेज़ी से धक धक कर रहा था कि सामने से कौन बोलेगा, क्योंकि उसने सुना था 13 डिजिट का नंबर शैतान का होता है। उसकी लाइफ में पिछले 3 दिनों में हुए भी कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिसके बाद तो उसे भूत प्रेत और इन सब चीज़ों पर और भी ज़्यादा विश्वास हो गया है। पर फ़ोन में रिंग ही नहीं हुआ और नंबर इनवैलिड बताकर लाइन कट हो गई। समीर ने सोचा मैं भी पागल हो गया हूँ, शायद किसी ने मजाक किया होगा। तभी समीर का फ़ोन बज उठा। समीर ने देखा ये वही कार्ड वाला नंबर था जिसे उसने अभी कुछ देर पहले डायल किया था, पर उस वक्त तो ये नंबर इनवैलिड बता रहा था। फिर समीर ने कॉल उठा ली और उधर से एक भारी सी आवाज़ आई, तो आखिरकार इतने दिनों में हमारी बात हो ही गई है ना समीर? इतना कहकर वो इंसान हंसने लगा। समीर बस उस जगह पर जमकर रह गया और उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, रौनक तू? पर कैसे?
रौनक को इस दुनिया में आए हुए 100 साल बीत चुके थे। वो यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया था। जिस जगह से वो आया था उस जगह के बहुत से नाम हैं, हेल, नरक या फिर जहन्नुम। वो एक दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर आया था जहाँ सिर्फ आग ही आग थी, और वहाँ पर रहते थे दानव, भूत प्रेत, चुड़ैल, और दुनिया में भूत प्रेत उसी जगह से आते थे, और वहीं पर रहता था द ब्लड मैन। उसका आधा शरीर इंसान का और नीचे का शरीर एक बैल का, आंखों से आग निकलती हुई और सर के ऊपर 2 सींग। उससे वहाँ के हर एक दानव, भूत प्रेत सब डरते थे। नर्क के राजा का वो तीसरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खास दानव था। द ब्लड मैन नाम उसे राजा के द्वारा ही दिया गया था। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसी राजा की आज्ञा से द ब्लड मैन ने रौनक को ये मिशन दिया था, जिसमें उसे नर्क का दरवाज़ा धरती पर खोलना था। पर रौनक इस चीज़ के खिलाफ था, क्योंकि वो एक अच्छा दानव था। उसके इस अच्छेपन का कारण उसकी माँ को बताना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी। पर राजा की आज्ञा थी तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसे धरती पर आना ही पड़ा। अभी साल 2030 में समीर चौंक पड़ा था कि इस अजनबी से बात करते ही उसके मुंह से रौनक नाम क्यों निकला, जबकि वो तो किसी रौनक नाम के इंसान को जानता ही नहीं था, ना ही वो कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार था। माफ़ करना, आप कौन? तो मुझे लगता है अब तुम्हें सब बताने का वक्त आ गया है। क्यों, तुम्हें हर बात एक ही सपना आता है ना? और आजकल तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। समीर बात काटते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता मेरे सपनों के बारे में? मेरे साथ क्या हुआ है पिछले 3 दिनों में? मैंने तो अभी तक ये बातें अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई हैं। तुम्हारी जान खतरे में है समीर। शाम 7 बजे होटल नूर के पीछे आ जाना। ये बोलते ही कॉल कट हो गया। शाम के 7 बज चुके थे। समीर सोच ही रहा था कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, किसी अजनबी की बात पर वो विश्वास करे या फिर नहीं। पर उसे फिर अपनी जान वाली बात याद आई और वो बस अपने जूते पहनकर घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब उसने बस बोल दिया, एक पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। समीर अब धीरे धीरे चल रहा था। उसका पैर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और अभी वो बस पहुँचने ही वाला था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। समीर थोड़ा तेज़ चलने लगा ताकि वो पानी में भीग ना जाए। उसे रोड के उस पार होटल नूर दिखने लगा। अभी वो रोड क्रॉस कर ही आया था कि सामने से तेज़ कार आती दिखी और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उस चोट लगे पैर से तेज़ी से निकल सके। पर तभी अचानक से उसने देखा वो बीच रोड से गायब होकर होटल नूर के नीचे खड़ा था। उसने पीछे पलट कर देखा पर वो कार भी गायब हो गई थी। फिर उसने देखा कि इसके बगल में एक लंबा सा एक हैंडसम लड़का खड़ा था जिसने एक चश्मा लगा रखा था। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं रौनक, जिससे तुम्हारी बात हुई थी कॉल पर। अच्छा वो तुम थे? मैं सोच रहा था कि फिर से किसी भूत से सामना ना हो जाए। अब तुम बताओ तुम हो कौन? क्या कहने वाले थे तुम मुझसे? क्या बताने का वक्त आ गया मुझे? बताओ, मैं आ गया हूँ, बोलो। अरे भाई थोड़ी सांस ले लो, रुक जाओ और यहाँ चेयर पर बैठ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत से सवाल हैं और मैं यहाँ उन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूँ। एक एक करके पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे? तुम हो कौन और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन अभी तुम बस इतना जान लो कि हम 5 दोस्त थे, सोहन, अमित, तान्या, तुम और मैं। अगर तुम्हें कुछ याद ना हो तो चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे यहाँ दूसरे यूनिवर्स से भेजा गया था। मुझे जिस जगह से भेजा गया था उसे नर्क कहते हैं। वहाँ के राजा की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ और उस जगह पर सिर्फ दानव ही दानव रहते हैं। रौनक की बात काटते हुए समीर बोल पड़ा, क्यों मजाक कर रहा है मेरे भाई? मैं ही मिला हूँ क्या तुझे मजाक के लिए? और अगर वहाँ सिर्फ दानव रहते हैं तो तू वहाँ कैसे है? तू तो इंसान है। रौनक बोल पड़ा, देखो भाई समीर, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक रही बात मेरी, मैं इंसान हूँ तो ये शक तुम्हारा मैं दूर कर देता हूँ। क्या तुम इंसान नहीं हो? अगर तुम नहीं हो तो कौन हो तुम? तभी अचानक से उस जगह की लाइट चली गई और चांद की रोशनी में समीर ने देखा उसके सामने रौनक ही बैठा था। पर इस बार रौनक के सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे जिनसे आग निकल रही थी। और तभी एकदम से फिर से लाइट आ गई। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया और समीर कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। समीर अपने मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसे रौनक से डर क्यों नहीं लग रहा था
और वो दूसरे दानव भूत प्रेत से अलग क्यों लग रहा था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि रौनक बोल पड़ा, देख लिया मेरा असली रूप, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। अब अगर तुम्हें सब जानना है तो प्लीज़ कुछ मत बोलना। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। बताओ क्या बता रहे थे। फिर रौनक बोलने लगा, मैं यहाँ साल 1790 में आया था और मुझे यहाँ रहते हुए 240 साल हो गए हैं। मुझे यहाँ नर्क का दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा गया था, जिससे वहाँ के दानव, भूत, राक्षस सब यहाँ आ सकें और धरती को भी नर्क में बदल सकें। पर मेरे सामने ये दिक्कत थी कि मैं वो दरवाज़ा कैसे खोलूँ, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो चाबी करोड़ों साल पहले जब हमारे राजा यहाँ के उन महान शक्तिशाली इंसानों से हार गए थे, तभी उन इंसानों ने उस चाबी को एक ऐसी जगह पर छिपा दिया था जिस जगह को सिर्फ उनके जैसे लोग ही खोज सकते थे। पर क्योंकि उनकी सारी नस्लें उस वक्त तक ख़त्म हो गई थी, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस चाबी को कैसे ढूंढूं। इसीलिए मैं हर जगह पर कुछ साल रह कर किसी न किसी तरीके से पता लगाने की कोशिश करता था कि मैं उस चाबी को कैसे ढूंढ सकता हूँ। पर मैंने एक दिन देखा कि एक बच्ची घर के नीचे खड़ी थी और उस घर को तोड़ने का काम चल रहा था, और उसी वक्त उस घर के दीवार में दरार आई और दीवार उस बच्ची पर गिरने ही वाली थी कि तभी तुम दौड़ते हुए आए। पर तब तक दीवार गिर चुकी थी, पर तुमने उस गिरते हुए दीवार को रोक लिया, वो भी अपने एक हाथ से। तभी मैं समझ गया था कि हो ना हो तुम उन्हीं महाशक्तिशाली लोगों में से हो। पर तुम्हारी शक्ति उनकी जितनी भी नहीं थी, पर फिर भी तुम आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरे दिल में एक किरण जग उठी कि अब उस चाबी के मिलने का चांस बढ़ गया है। पर अगर मुझे उस चाबी तक पहुंचना है तो मुझे पहले तुम तक पहुंचना होगा। फिर हर वक्त मैं तुम्हारे पीछे रहता, तुम्हारे ऊपर नज़र रखता, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, हर चीज़ को मैं नोटिस करता था। ये बताने के लिए कि मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे हम नर्क का दरवाज़ा खोल सकते हैं, मैं अपने घर के आईने के सामने खड़ा था। फिर मैंने अपने शर्ट से एक कार्ड निकाला और उसे सामने लगे आईने में डाल दिया। उस कार्ड को आईने के अंदर जाते ही वो आईना काला हो गया। तब मैंने देखा सामने मेरे मास्टर खड़े थे, द ब्लड मैन। फिर मास्टर ब्लड मैन ने कहा, बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्या पता चला है। मैंने कहा, मास्टर मुझे एक इंसान दिखा है जिसके पास उन करोड़ों साल पहले रहने वाले महाशक्तिशाली इंसानों की ताकत है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसान उस चाबी तक हमें ज़रूर पहुंचाएगा। ठीक है, तुम इस इंसान के जितने करीब जा सकते हो जाओ, उसे अपनी दोस्ती में फंसाओ। फिर मैंने तुम्हारे कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। मैं तुम्हारे ही क्लास में था, तुम्हारे ही साथ, पर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि तुमसे दोस्ती कर पाऊँ। पर एक दिन मैं कॉलेज के ग्राउंड में टहल रहा था कि मेरी किसी से टक्कर हो गई। गलती सामने वाले ने की थी, पर उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैंने उसे मारने के लिए उठने ही वाला था कि तभी वहाँ तुम आ गए और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, चल उठ जा भाई। तभी जिसने मुझे गिराया था उसने तुम्हें भी धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तुमने उसका ही हाथ खींचकर उसके पैर में पैर मारकर उसे गिरा दिया। फिर तुमने बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी से हमारी दोस्ती हो गई। फिर मुझे पता चला तुम्हारे और भी दोस्त हैं, सोहन, अमित और तान्या। उनसे भी धीरे धीरे मेरी बात होना शुरू हो गई। अब हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं अपनी क्लास से बाहर आ ही रहा था कि तभी दूर गलियारे से आते हुए अमित ने चिल्लाते हुए बोला, हेलो कैसे हो, तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई क्या? हाँ भाई, पर तुम्हें क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अमित बोला, तुम्हें नहीं पता, चलो मेरे साथ, रास्ते में बताता हूँ। फिर वो दोनों दौड़ने लगे। अमित बोला, कल समीर का बर्थडे है, इसलिए मैं, सोहन और तान्या उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, और उसकी मम्मी डैडी से भी बात हो गई है। आज समीर को कुछ काम से दूसरे शहर जाना पड़ा है, इसीलिए हमारे पास बहुत वक्त है और काम भी बहुत है। उसका घर सजाना है उसके आने से पहले और गिफ्ट भी लाना है। रौनक बोला, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आखिर मैं भी समीर का दोस्त ही हूँ। पर रौनक तो बस समीर के घर में घुसना चाहता था और इससे अच्छा मौका उसे फिर शायद कभी नहीं मिलता। अमित बोला, हाँ चल तू भी, और अच्छा होगा। अगली सुबह समीर ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, पर यह क्या, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। समीर घर के अंदर जाकर अपने जूते निकालते हुए बोला, मम्मी मैं घर आ गया, खाना निकाल दो, बहुत भूख लगी है। पर जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला तब वो घर के हर कमरे में जाकर देखने लगा
और सबको ढूंढने लगा, पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगा कि सब लोग कहाँ चले गए और दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया। वो सबको ढूंढते ढूंढते मेन हॉल में आ गया, पर वहाँ उसे बहुत अंधेरा दिखा, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। तभी वहाँ लाइट जल गई और समीर ने देखा एक तरफ उसके दोस्त और एक तरफ उसकी फैमिली और कुछ रिश्तेदार। सब लोग बोल रहे थे, जन्मदिन मुबारक हो समीर। समीर चौंक गया और फिर उसे याद आया कि आज तो उसका बर्थडे था। वो खुद भूल गया था, पर उसके दोस्त और उसकी फैमिली ने उसके लिए इतना कुछ किया। समीर ने बोला, शुक्रिया शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने इतना कुछ किया मेरे लिए। तभी तान्या बोल पड़ी, ओए वहाँ खड़े खड़े भाषण देता रहेगा या फिर यहाँ आकर केक भी काटेगा। फिर सबने खूब मस्ती करी। जब सारे मेहमान घर चले गए तब सोहन, अमित, तान्या और रौनक वहीं समीर के घर रुक गए। वो लोग एक कमरे में बैठकर हंसी मजाक ही कर रहे थे कि तभी लाइट चली गई। सोहन बोला, लाइट कैसे चली गई? शायद बेसमेंट में फ्यूज़ उड़ गया होगा, समीर बोला। फिर वो लोग टॉर्च लेकर बेसमेंट में गए और समीर फ्यूज़ ठीक करने लगा और फिर लाइट आ गई। फिर वो लोग ऊपर आने लगे, तभी रौनक किसी चीज़ से टकराया। सबने देखा रौनक एक पुराने जंग से लगे बक्से से टकराया था। इसके अंदर क्या हो सकता है पता नहीं, किसी ने कभी खोला नहीं है, पर मेरे दादाजी कहते थे कि ये उनके दादाजी का बक्सा है। इस पुराने बक्से में क्या हो सकता है? तभी रौनक ने बोला, दोस्तों क्यों ना हम इस बक्से को खोल कर देखें, इसमें क्या है, शायद कुछ खास मिले। सबने उसकी बात पर सहमति जताई और हम बोलकर बोलने लगे कि देखते हैं क्या है इसके अंदर। तान्या बोली, इस जंग लगे पुराने बक्से में क्या ही मिलेगा धूल के अलावा। समीर ने आगे बढ़कर उस बक्से को खोलने की कोशिश करी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। समीर बोला, हमें शायद एक साथ खोलना पड़ेगा। फिर सबने मिलकर उस बक्से को खोल ही दिया। बक्से खुलते के साथ ही अंदर से एक सांप निकल के भागा। सब डर गए और फिर समीर आगे बढ़ा और देखने लगा कि बक्से के अंदर और क्या क्या है। उसे इतने बड़े बक्से से सिर्फ एक बुक और एक लॉकेट मिला। उसे वो लॉकेट बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उस लॉकेट को साफ करके अपने गले में डाल दिया। पर लॉकेट गले में डालते ही उसके शरीर में बिजली से दौड़ पड़ी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो सबने पूछा, तुम कैसे हो? हम सब तो डर ही गए थे। समीर बोला, तुम लोगों के हो तो मुझे क्या हो सकता है, बस चक्कर आ गया था। वैसे जो बुक मिली थी वो कहाँ पर है? रौनक ने वो बुक समीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। फिर सब लोग बैठ गए और समीर ने उस बुक को खोला। बुक ऑफ एवरीथिंग। पूरी किताब खाली थी, पर किताब के बीच में एक पेज थोड़ा बाहर को निकला हुआ था। जब समीर ने उस पेज को निकाल कर देखा तो सबने देखा वो किसी नक्शे की तरह दिख रहा था। उस नक्शे को देखते ही रौनक की आंखें चमक उठी। वो समझ गया कि इस नक्शे से उस चाबी तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए रौनक ने बोला, दोस्तों क्यों ना हम इस नक्शे को फॉलो करते हैं और देखते हैं ये नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। वैसे भी हम कितने दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। सबको ये बात ठीक लगी। तभी अमित बोल पड़ा, ठीक है तो हम कब चलेंगे? वो सब तो ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि ये नक्शा बहुत पुराना है और नक्शे में जो जगह दिख रही हैं वो आज कैसी दिखती होंगी ये बात किसी को नहीं पता। इतने साल में रास्ता ही बदल गया होगा। तभी तान्या बोली, मेरे एक अंकल एक कार्टोग्राफर हैं, उनकी मैप्स में बहुत मास्टरी है, वो मैप्स के बारे में बहुत जानते हैं और उनका ऑफिस बगल वाले शहर में ही है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर समीर बोला, ठीक है, कल से हमारी छुट्टियां भी हैं तो कल ही हम बगल वाले शहर में जाएंगे। अगला दिन, आज मंडे है, सोहन ब्रश करते हुए बोला, हाँ और मेरे अंकल भी घर पे ही मिल जाएंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा। फिर सबने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वो लोग तान्या के अंकल के यहाँ जाने के लिए बाहर निकल गए। समीर ने अपनी मर्सिडीज़ निकाली और जो कि उस वक्त की सबसे महंगी कार में से एक थी। उसे ये कार उसके चाचा ने गिफ्ट करी थी। फिर वो सभी लोग बगल वाले शहर में जाने के लिए निकल गए। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए सब लोग गाना गाते हुए जा रहे थे कि तभी समीर के लॉकेट में कुछ हुआ और समीर के अंदर फिर से बिजली दौड़ पड़ी। कार का बैलेंस बिगड़ गया, पर समीर ने गाड़ी को संभाल लिया और किसी तरह गाड़ी को साइड में खड़ा किया। रौनक ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मुझे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सोहन तू कार चला ले भाई। ठीक है, तू पीछे बैठ, आराम कर ले। फिर सोहन गाड़ी चलाने लगा और वो लोग 2 घंटे में तान्या के अंकल के घर पहुंच गए। तान्या ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से तान्या की आंटी सुधा ने दरवाज़ा खोला और बोला, तान्या बेटी, इतने दिनों के बाद कैसे? आंटी ये मेरे दोस्त हैं, अमित, समीर, सोहन और रौनक। हम यहाँ अंकल हरीश से मिलने आए हैं, हमें उनसे कुछ काम था। अच्छा अंदर आओ, तुम्हारे अंकल हॉल में ही बैठे हुए हैं।
फिर सब लोग तान्या के अंकल के घर के अंदर गए और तान्या ने पीछे से अपने अंकल की आंखें बंद कर दी। उसके अंकल ने बोला, अरे आ गई भतीजी। जी अंकल, हमें आपसे कुछ काम था। तब उसके अंकल ने देखा कि तान्या वहाँ पर अकेली नहीं थी और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। तो उन्होंने पूछा, ये सब कौन है? तान्या बोली, ये सब मेरे दोस्त हैं अंकल। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है? समीर आगे आते हुए बोला, अंकल मुझे मेरे घर से पुराना नक्शा मिला है और हम चाहते हैं कि आप इसे समझकर इसे आज के नक्शे के मुताबिक बदल दें, क्योंकि हम जाना चाहते हैं इस जगह पर। अंकल बोले, ठीक है, क्योंकि तुम सब तान्या के दोस्त हो इसलिए मना नहीं कर सकता। तुम सब 1 हफ्ते बाद आ जाना, मैं तुम्हारे मैप को तैयार कर दूंगा। फिर वो सब लोग अपने घर चले गए और उसके बाद 1 हफ्ते बाद समीर अपनी कार को बाहर निकाल ही रहा था कि तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ गए, क्योंकि आज ही वो दिन था जब उन सबको पता चलता कि उस नक्शे में क्या है। सब बात कर ही रहे थे कि समीर तब तक कार निकाल चुका था। फिर उसने कहा, जल्दी बैठो। फिर सब लोग तान्या के अंकल के घर पहुँच गए, पर वहाँ उन्हें तान्या के अंकल मिले ही नहीं। आंटी सुजा से पता चला कि वो ऑफिस चले गए हैं। फिर वो लोग तान्या के अंकल के ऑफिस पहुँचे। सोहन बोल पड़ा, इतना बड़ा ऑफिस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो 4 माले की बिल्डिंग है। फिर वो लोग ऑफिस के अंदर गए। वहाँ अंकल हरीश से मिले और उन्होंने बताया, इस नक्शे को आज की तरह बनाने में बहुत मुश्किल हुई। कितनी जगह जो इस नक्शे पर हैं वो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, पर ये लो मैंने काफ़ी चेंजेस करके इसे बना दिया है। अब तुम लोग क्या करोगे इसका? तुम्हें मिल गया है। हम एक छोटे से एडवेंचर पर जाना चाहते हैं अंकल। घर वालों से हम सबको इजाज़त मिल गई है, एक ट्रिप फ्रेंड्स के साथ। फिर वो लोग वापस समीर के घर आ गए। समीर ने बोला, इस नक्शे में जो जगह हमें दिख रही है वो यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है ना? सब ने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था। समीर कार चला रहा था और सोहन नक्शा बता रहा था कि किधर जाना है। बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी उनकी कार बंद पड़ गई। समीर नीचे उतर के देखा तो उसे पता चला कि कार के टायर पंचर हो गए हैं। तो समीर ने सबको ये बात बताई। फिर अमित ने उधर से गुजरते हुए एक आदमी को रोकते हुए पूछा कि क्या यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा? तो उस आदमी ने कहा, सीधे जाओगे तो थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक की गैराज है। फिर लोगों ने कार को धक्का लगाकर जैसे तैसे मैकेनिक के पास तक पहुंचाया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें 2 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक वहां पर था ही नहीं। जब तक मैकेनिक वहां पर आया फिर उसने फटाफट कार को ठीक कर दिया। समीर अभी कार स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उनकी कार के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। काली बिल्ली को देखकर तान्या बोली, पहले कार का टायर पंचर हो गया और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तभी सोहन बोल पड़ा, क्या यार तान्या, तू इन सब बातों पर विश्वास करती है? समीर ने कार स्टार्ट करी। तभी अमित बोला, रुक जा, रौनक टॉयलेट गया है। उधर रौनक टॉयलेट में अपने पास रखा एक कार्ड निकाला और सामने लगे आईने में डाल दिया। वो कार्ड उस आईने के अंदर चला गया और तभी वो आईना काला हो गया। सामने खड़ा था द ब्लड मैन। फिर रौनक ने कहा, मास्टर मैं उस चाबी के बहुत करीब हूँ, पर तब तक समीर को जिंदा छोड़ दीजिए। उसके दोस्तों को हमें कोई काम नहीं है, आप चाहें तो उन्हें मार दीजिए। ठीक है, मैं चाबी मिलने तक उसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। बात खत्म होते ही रौनक बाहर निकला और कार में आकर बैठ गया। समीर ने कार चला दी और सोहन ने बोला, अब यहाँ से दाएं मुड़ना है। समीर बोला, पक्का दाएं मुड़ना है ना, क्योंकि कच्चा रास्ता है। सोहन बोला, उस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, तो हमें इसी रास्ते पर से जाना होगा। फिर समीर ने उस कार को कच्चे रास्ते पर उतार दिया और अब वो लोग उस गांव के अंदर पहुंच गए थे। गांव के सब लोग कार को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। आखिर उस समय ऐसी कार किसके पास रहती थी? समीर कार चलाते चलाते एक हवेली के पास पहुंच गया और तब तक रात भी हो गई थी। समीर ने कार साइड में पार्क करी और रात हो चली थी। वहाँ वो सुनसान माहौल सबको डराने का काम कर रहा था, पर कोई भी अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था। सब नीचे उतरे और उस हवेली के पास गए। हवेली का गेट खुला हुआ था और तान्या बोली, गाइस हम लोग कल आते हैं ना, वैसे भी मुझे हवेली कुछ ठीक नहीं लग रही। पर रौनक को आज ही वो चाबी हासिल करनी थी, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और अगर वो लोग कल जाते तो उसे अगली पूर्णिमा तक वेट करना पड़ता। इसलिए वो बोल पड़ा, अरे तान्या, अगर हम कल जाएंगे तो किसी गांव वाले ने देख लिया तो हमें हवेली में जाने नहीं देगा। सोहन बोला, सही कह रहा भाई, लगता है ये उस बिल्ली वाली बात से कुछ ज़्यादा ही डर गई है। ये बोलते हुए सोहन ने हवेली का दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा एक ही बार में खुल गया। वो लोग हवेली के गार्डन से होते हुए हवेली के मेन गेट के पास पहुंच गए। तो दोस्तों, ये है हमारी स्टोरी द ब्लड मैन का पार्ट 1।
आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसका अगला पार्ट आपको 2 दिन के अंदर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक बता सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।